मित्रों नमस्कार। आज मैं दो कुंडली लेके बैठा हूँ। दो अपने आप में धुरंधर हैं, नरेंद्र मोदी जी और जॉर्ज सोरोस। ये विवाद भी अभी काफ़ी सुनाई दे रहा है कि जॉर्ज सोरोस ने नरेंद्र मोदी जी को एक चैलेंज किया है कि इस देश में अब मैं सरकार बदल कर रहूँगा। ये प्रोग्राम विशेष रूप से ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत आवश्यक है कि जिस तरह से मैं एक तुलना इन दोनों की कर रहा हूँ, आपको अच्छा भी लगेगा और तुलनात्मक अध्ययन में क्या स्थिति आती है इसको भी हम एनालिसिस करेंगे। तो अधिक देर नहीं करते हुए हम शुरुआत ही करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं जॉर्ज सोरोस जी की कुंडली। जॉर्ज सोरोस जी का जन्म 12 अगस्त 1930 4:30 शाम को हुआ बुदापेस्ट में, हंगरी के अंदर इनका जन्म हुआ है। और इनकी जो जन्म कुंडली है धनु लग्न की जन्म कुंडली है। शनि इनके लग्न स्थान पर है, मीन राशि है, चंद्रमा चौथे स्थान पर है, राहु 5वें स्थान पर है, मंगल 6ठे स्थान पर है, गुरु 7वें भाव में, सूर्य 8वें भाव में, बुध 9वें भाव में, शुक्र 10वें भाव में और केतु 11 भाव में। इस प्रकार से इनकी जन्म कुंडली, आपने देखा होगा कि इस जन्म कुंडली में एक बहुत बड़ी विशेषता है। अब चूँकि आप विद्यार्थी हैं तो इस कुंडली को देखें और सोचें, फिर मैं आगे आपको इसमें बताऊंगा। अब इसके साथ ही हम दूसरी कुंडली लेते हैं, वो है नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री, उनकी ये कुंडली है, भारत के प्रधानमंत्री हैं। इसमें 7 सितंबर 1950 इनका जन्म तारीख है, 11 बजे का जन्म, मेहसाना में इनका जन्म हुआ है। जो ये दोनों जानकारी कंप्यूटर से जो कुंडली प्राप्त है उसके अनुसार यह जानकारी है। मोदी जी का वृश्चिक लग्न है, वृश्चिक लग्न में मंगल चंद्र में है, साथ ही गुरु 4th स्थान पर है, राहु 5वें भाव में, शुक्र और शनि 10वें भाव में, सूर्य बुध केतु हैं इनके 11 स्थान पर। तो ये इनकी चंद्र कुंडली है बेसिक, क्योंकि लग्न में कई बार कुछ कन्फ्यूजन्स हो रहे थे, इसलिए चंद्र कुंडली को उसमें महत्व दिया है। अब हम आते हैं मूल बात के ऊपर कि इन दो जो धुरंधर हैं इनकी कुंडलियों में विशेषताएं क्या क्या हैं। यदि हम सबसे पहले जॉर्ज सोरोस जी की कुंडली को लेते हैं, ये भी अपने आप में एक व्यापार के बेताज बादशाह हैं और आज तक लगातार तरक्की ही की और कई देशों की सत्ता ये पलट भी चुके हैं अपने धनबल की दम पर। इसके पीछे कारण होता है कि जो भी व्यापार जगत है, उस व्यापार जगत से ही पूरी दुनिया चलती है। व्यापार में जहाँ ऊंच नीच होती है वहाँ सरकारें भी बदल जाती हैं। आपने देखा होगा भारतवासियों ने, विशेषकर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आलू प्याज के ऊपर गिर गई थी। तो एक व्यापारिक षड्यंत्र यदि कर दें, आज व्यापारी सब चीज़ों को रोकना शुरू कर दें, महंगाई बेतहाशा बढ़ जाए, तो जनता को ये समझ में नहीं आएगा कि सरकार गिराने की प्लानिंग है और जनता नेगेटिव वोट देकर सरकार को गिरा देती है। तो व्यापारियों के हाथों में देश की सत्ताएं होती हैं इनडायरेक्ट रूप से, और वही स्थिति जॉर्ज सोरोस जी के साथ भी है। जिस देशों से इनके व्यापारिक संबंध डिस्टर्ब होते हैं, जिन देशों से इनका स्वार्थ नहीं सिद्ध हो पाता है, तो वहाँ की ये सरकारें गिराने में माहिर हैं, अपनी तरफ से कुछ पैसा देते हैं और सरकार गिरा देते हैं। जैसा अभी इन्होंने भी कहा है कि 8,700 करोड़ रुपए $1 बिलियन के लगभग मैं खर्च करूँगा और भारत की सरकार गिरा दूँगा, ये इन्होंने चैलेंज भी किया है। और उस दृष्टि से हम जॉर्ज सोरोस जी को देखते हैं तो ये कुंडली ऑर्डिनरी कुंडली नहीं है। इसमें जो योग हैं, एक तीव्र बुद्धि योग है, तो निश्चित रूप से सोचने समझने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है। 5वें भाव में राहु है और साथ ही पंचमें 6ठे स्थान पर है, तो ये भी एक उत्तम योग दर्शाता है। दूसरा वैकुंठवास योग है, तो वैकुंठवास जिस व्यक्ति का होता है वो व्यक्ति वैसे भी असाधारण ही होता है। प्रभु सत्ता से ही व्यक्ति आता है और अपने कार्य करके और व्यक्ति चला जाता है। तो यह भी एक उनका बहुत अच्छा योग है कि व्यक्ति ऑर्डिनरी नहीं है। तीसरा अचल लक्ष्मी योग है, तो आप देख ही रहे हैं कि जब वो किसी की सत्ता गिराने में 8-8 10 हज़ार रुपये, करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, तो निश्चित रूप से कम धन का तो धनी नहीं होगा। और नाम भी बड़ा है जॉर्ज सोरोस का। गजकेशी योग बनता है, यह भी बहुत अच्छा है। पाप कर्तरी योग है, शत्रुहंता योग है, जो भी इनसे टकराता है वो भी नष्ट हो जाता है, शत्रुहंता योग की विशेषता होती है। और प्रसिद्धि का भी बहुत बड़ा इसमें योग बनता है कि इंटरनेशनल लेवल पर एक फेम होती और है। व्यक्ति एक व्यापारी है,
चैलेंज कर करके व्यक्ति वहाँ पहुँचा है। चाहे उसने स्मगलिंग की हो, चाहे उन्होंने कैसे भी धंधे किए हों, उन धंधों को करते हुए व्यक्ति आता है। और ये भी है कि व्यक्ति जैसे चाहता है वैसे प्रस्तुत कराता है। कई बार बोलते हैं मैं फिलासफर हूँ, बड़े दार्शनिक बन जाते हैं, कहीं मोटिवेटर बन जाते हैं, तो वो सब इनका काम चल रहा है। और चक्रवर्ती राजयोग भी है। और सबसे बड़ी बात है कि जो योग जितने इसमें वो नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी बनते हैं। तो इस कुंडली को जॉर्ज सोरोस जी को यदि हम देखते हैं, तो जैसे मैंने एक प्रश्न छोड़ा था आपके पास कि इसकी विशेषता क्या है, तो सबसे पहली विशेषता आप देखेंगे कि इनके कोई भी ग्रह जोड़ियों में नहीं है। अर्थात जैसे कहना चाहिए कि जैसे शनि अकेला है, चंद्र अकेला, राहु अकेला, मंगल अकेला, गुरु अकेला, तो सारे ग्रह अकेले अकेले पड़े हुए हैं। इस कुंडली की विशेषता है मंगल का छठे स्थान पर होना। यह संकेत है इसकी तरक्की का। व्यापार व्यवसाय स्थान पर शुक्र का नीच राशि का होना, चंद्र से दृष्ट होना, ये नीच भंग योग बनाता है। उसकी उच्च राशि में चंद्र है, चंद्र उसको देखता है, साथ ही चंद्र पर इनकी दृष्टि है, तो यह भी एक उत्तम योग जो बनाता है। गुरु और शुक्र इनका दृष्टि योग ना हो लेकिन केंद्रुम योग हो, तब भी व्यक्ति बहुत राइज करता है। तो उस दृष्टि से जॉर्ज सोरोस निश्चित रूप से जो मोदी जी को चैलेंज उन्होंने दिया है, यह चैलेंज असाधारण चैलेंज नहीं है। और जितनी सरकारों का अभी तक उन्होंने चैलेंज दिए हैं, वो चैलेंज निश्चित रूप से वहाँ वो सक्सेस हुए हैं। और दूसरी एक बात और मैं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा नरेंद्र मोदी की कुंडली का विश्लेषण करने के बाद, फिर इन दोनों कुंडलियों पे मैं एक साथ आपके सामने आऊँगा। हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखते हैं, तो उस कुंडली में भी रुचक योग है जो अत्यंत धैर्यवान और ऐसा बनाता है। पुष्कल योग भी है, यह भी एक पराक्रमी बनाता है और किसी भी स्थिति तक व्यक्ति अपने पराक्रम के माध्यम से जा सकता है। पर्वत योग है, अपनी बात पर अड़े रहते हैं और जब तक बात पूरी ना हो जाए तब तक व्यक्ति शांति से भी नहीं बैठते हैं। और अपने दुश्मनों को ऐसा व्यक्ति कभी नहीं भूलता, चाहे छोटा ही दुश्मन क्यों ना हो, वो उसको मन में डालकर रखता है। महादान योग है। दानी में आप देखते हैं कि दान व्यक्ति करे ना करे, लेकिन जो प्रधानमंत्री को तनख्वाह मिलनी है वो भी नहीं लेते हैं, खुद का खाने का खर्च खुद उठाते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय से कुछ नहीं करते हैं। और परिवार आपने देखा होगा कि आज परिवार गरीबी से जी रहा है, लेकिन व्यक्ति कभी ऐसा भेदभाव नहीं करते हैं कि उनको पैसे पहुंचाएं या उनको समृद्ध बनाएं। अचल लक्ष्मी योग इस कुंडली में भी है। तो अचल लक्ष्मी योग दो हैं, जैसा सोरोस जी की कुंडली में अचल लक्ष्मी योग है, धन संपदा अपार है। और एक अचल लक्ष्मी वो होता है जैसे ही जरूरत पड़ती है वैसे ही धन आ जाता है। तो मोदी जी को जितने धन की आवश्यकता है उतना धन उनके पास में है। तो ये भी एक अचल लक्ष्मी योग होता है कि आपको संपन्नता में कोई कमी नहीं होती है, वैभव में कोई कमी नहीं होती है, व्यक्ति आपको अपने आप में बहुत बड़ा समझता है। तो ये अचल लक्ष्मी योग का एक दूसरा उदाहरण है। मतलब यहाँ दो उदाहरण है। पहला उदाहरण अचल धन लक्ष्मी योग में इतना पैसा सामने रखा हुआ है कि उसका उपभोग नहीं करता है, दान करता है, नाना प्रकार से ऊटपटांग खर्चे करता है, सरकारी गिराने में धन खर्च कर रहा है। तो ये योग है सोरोस जी का। नरेंद्र मोदी जी का योग है जितना चाहिए उतना आ जाएगा। तो ये एक अचल लक्ष्मी योग है, मतलब लक्ष्मी हटती नहीं है। मरणोपरांत ब्रह्मवासी योग है, ये दोनों की कुंडली में है। और विदेशों में और प्रसिद्धि का योग भी इसमें बनता है, तो यह भी सोरोस जी की कुंडली में है। तो इस प्रकार से यदि हम दोनों कुंडलियों को देखते हैं तो दोनों कुंडलियों में लगभग एक जैसे योग बनते हैं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि ये दो धुरंधरों की लड़ाई में होगा क्या, जॉर्ज सोरोस जीतेंगे या नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे। अब उस बेस पे हम इनके शत्रु भाव का इसमें अध्ययन करते हैं कि आखिर होगा क्या, क्योंकि शत्रुहंता योग लेकर जॉर्ज सोरोस जी बैठे और शत्रुहंता योग लेकर हमारे मोदी जी भी बैठे हुए हैं। दोनों के इनके योग एक जैसे हैं। जॉर्ज सोरोस जी को हम देखते हैं, ये एक व्यापारिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं जो पूर्ण व्यापारी है। अब एक बात आप विशेष ध्यान रखना, जॉर्ज सोरोस एक पूर्ण व्यापारी है। वो व्यापारी अपने व्यापार के लिए झूठ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके लिए सब जायज़ है क्योंकि उसको व्यापार बढ़ाना है। और नरेंद्र मोदी पूर्ण राजनीतिक है। यह अन्य प्रधानमंत्रियों की तरह नहीं है जो पूर्ण राजनीति नहीं थे। जैसे
मनमोहन सिंह जी को लें, ये पूर्ण राजनीतिक नहीं थे, ये एक नौकरशाही से यहाँ आए थे और यही कारण था कि ये लगातार सुनते रहे, बहुत अच्छा नहीं रहा। राजीव गांधी पूर्ण राजनीतिक नहीं थे। राजनीति में इंदिरा गांधी थी जो पूर्ण राजनीतिक थी। राजनीति में लाल बहादुर शास्त्री थे जो पूर्ण राजनीतिक थे। लाल बहादुर शास्त्री में पहले जवाहरलाल नेहरू थे, ये पूर्ण राजनीतिक थे। ये लोग पूर्ण राजनीतिक थे। और जॉर्ज सोरोस की ये पूर्ण व्यापारी है। और बाकी राजनीति में जो नरेंद्र मोदी से टकराए उसमें स्थिति देखें, शंकर सिंह बघेला क्या स्थिति हुई आप जानते हैं, केशुभाई पटेल क्या स्थिति हुई आप जानते हैं, कांग्रेस की स्थिति ये क्या है, क्योंकि ये कांग्रेस भी आधी व्यापारी और आधी राजनीतिक है, इनमें भी, और तीसरा दूसरे देश के द्वारा संचालित है, वहाँ भी कांग्रेस की इसमें दुर्गति हुई। आडवाणी जी को आपने देखा होगा, उनकी भी क्या स्थिति हुई, जबकि और बीबीसी की स्थिति भी अभी जो नेगेटिव हुई वो भी आप देख रहे हैं। ये छोटे छोटे उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिए कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में जो शत्रुहंता योग है, ये योग विरोधियों को कैसे नष्ट करता है। ये सारे लोग ऐसे हैं जिस पर कि नरेंद्र मोदी ने अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं उठाया है, सिर्फ उन्होंने अपनी लकीर खींची और ये अपने आप नष्ट हो गए। ये एक कुशल राजनीतिक की कुंडली की और कुशल राजनीतिक की विशेषता होती है कि आप करें कुछ नहीं और शत्रु अपने आप नष्ट हो जाए। इसको बोलते हैं शत्रुहंता योग। दूसरा हम जॉर्ज सोरोस जी को देखते हैं, इनकी कुंडली में भी योग है। जॉर्ज सोरोस जी का मैंने जो प्रश्न अधूरा छोड़ा था, वापस यहीं आ रहा हूँ मैं। जॉर्ज सोरोस जी ने कहा था कि चूँकि व्यापारी हैं तो उन्होंने कहा जॉर्ज बुश, ट्रंप और साथ ही जिनपिंग जी, पुतिन, मोदी, ये इन 5 लोगों को उन्होंने एक ये बनाया कि ये लोग तानाशाह लोग हैं और इनकी तानाशाही को नष्ट करना है, क्योंकि इन जगह पे इन जॉर्ज सोरोस जी की चल ही नहीं पाई। अब कारण ये बनता है कि जॉर्ज सोरोस जी जो टकराए, व्यापारी हैं, व्यापारी होने के नाते किससे टकराए थे? ट्रंप से। तो ट्रंप को इन्होंने हरा दिया, क्योंकि ट्रंप आधा व्यापारी था और आधा राजनीतिक था। तो वहाँ आधी अधूरी चीज़ में पूर्ण व्यक्ति जो होता है वो जीत जाता है। तो ये पूर्ण व्यापारी था, ये जीत गया। लेकिन वहीं ये जिनपिंग को नहीं हरा पाए, क्योंकि जिनपिंग पूर्ण राजनीतिक व्यक्ति है। पुतिन को नहीं हरा पाए, पुतिन पूर्ण राजनीतिक व्यक्ति है। वहीं मोदी भी पूर्ण राजनीतिक व्यक्ति है। तो मुझे नहीं लगता कि ये मोदी को हरा पाएंगे। तो यहाँ एक ये कुंडली विशेष रूप से बन जाती है। और वहीं मोदी के साथ जो मैंने जितनी अब एक लिस्ट आपको दी, उस लिस्ट में से मोदी के विरोधी जो थे अपने आप शांत हुए। तो अब हम आते हैं वापस उसी बात के ऊपर कि जो चैलेंज जॉर्ज सोरोस जी ने मोदी जी को दिया है उसका हल क्या होगा। अब उसके हल में मैं एक आध्यात्मिक हल आपको बताता हूँ कि होता क्या है जब दो लड़ते हैं, वहाँ धर्म कहाँ कूदता है। राम रावण के युद्ध में दोनों अपने आप में पूर्ण शक्तिशाली थे। धर्म भी उसके साथ में था, रावण के, भगवान राम के साथ में भी था। धर्म मीन्स रावण का वो धर्म था जिसमें कि वो धार्मिक क्रियाकलाप करता था, पूजन पाठ करता था, धर्म अनुष्ठान करता था, लेकिन वो दूसरे व्यक्तियों को धर्म नहीं करने देता था। उसे पता था कोई धार्मिक व्यक्ति आएगा मुझे परेशान कर देगा। जिस तरह से उसने सत्ता पाई, वो सत्ता की सीढ़ी उसने काट दी। किसी को भी यज्ञ अनुष्ठान करते थे उसको नष्ट करा देता था और वहाँ तक नहीं पहुँचने देता था। आखिर भगवान राम वहाँ पहुँचे और दोनों का बराबरी से युद्ध हुआ और अंत में सत्य की जीत हुई और धर्म से व्यक्ति जब पूर्ण रूप से एक शत्रु भाव बनाकर राम पहुँचे तो उन्होंने उसको निस्तेनाबूद कर दिया। कृष्ण के समय में भी कृष्ण सामने थे, अर्जुन के थ्रू उन्होंने युद्ध लड़वाया और युद्ध में विजयश्री को प्राप्त कराई। वो भी एक धर्म युद्ध था। वही स्थिति भारत की जितनी भी पार्टी हैं, जब से नरेंद्र मोदी मैदान में आए तो टोटल राजनीतिक व्यक्तियों का ही वह चयन करते हैं। वो ऐसा नहीं देखते कि आधा व्यापारी आधा राजनीतिक ले आए। 2-4 व्यापारी इनको छोड़ दें, गडकरी जैसे कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन जिनकी सोच राजनीतिक भी है और व्यापार उनका एक अलग से चलता है। तो ऐसी स्थिति में पूर्ण राजनीतिक जो व्यक्ति है वो विजयश्री को प्राप्त करता है, क्योंकि वो एक राजा है। राजा राजनीतिक। यदि हम हमारे वर्णवाद की बात करें तो वैश्य वर्ण के ऊपर क्षत्रिय वर्ण हमेशा हावी रहता है। अभी तक होता यह था कि लोग व्यापारियों की सुनते थे और नेतागिरी कम करते थे, व्यापार ज़्यादा करते थे, इसलिए व्यापारी लोगों से देश प्रभावित हो जाता था। लेकिन यहाँ व्यक्ति है पूर्ण रूप से राजनेता, जो
नरेंद्र मोदी जी की कुंडली बताती है वो पूर्ण रूप से व्यापारी है, जो व्यक्ति की जॉर्ज सोरोस की कुंडली बताती है। इसे अपने व्यापार से मतलब है, वो देश दुनिया को बदलने से मतलब है अपने व्यापार के लिए। तो जॉर्ज सोरोस जी को देखते हैं तो इन्होंने जितनी भी सत्ताएं बदली हैं, ट्रंप को इसलिए गिरा दिया क्योंकि आधे राजनीतिक थे, आधे व्यापारी थे, तो वो इनको नहीं समझ पाए और उन्होंने इनको निस्तेनाबूद कर दिया। बाकी नेताओं का मैंने वर्णन किया था, जिनपिंग जी का, पुतिन का, तो इनका ये कुछ नहीं बिगाड़ पाए। कारण था कि ये पूर्ण राजनेता हैं। तो इन दोनों में अब जो विवाद हो रहा है और विवाद का जो अंत होगा उसमें ये होगा कि यहाँ पर जॉर्ज सोरोस जो है इसमें मात खाएंगे, मोदी को इसमें विजयश्री की प्राप्ति होगी। चूँकि विवाद है व्यापार बनाम राजनीति, और राजनीति में पूर्ण राजनीतिक हैं, व्यापार में वो पूर्ण व्यापार है, तो वहाँ पर राजनीति जीत जाती है ऐसी स्थिति में। तो अभी जो उन्होंने जिस तरह से चैलेंज किए हैं उस तरह से चैलेंज में यदि हम ज्योतिषी अध्ययन इनका करते हैं तो जॉर्ज सोरोस अपने अंतिम चरण में है। और दूसरा, जॉर्ज सोरोस को मंगल की महादशा 2012 से 2019 तक थी और मंगल इनका शत्रुअंता योग वाला है। तो ऐसे समय में 12 से 19 तक इनने जो जो चैलेंजेस दिए उसमें सब में विजयश्री को प्राप्त हुए। और 19 के बाद जितने भी चैलेंज देंगे अब राहु की महादशा में, चूँकि व्यापार ही और राहु की महादशा है, राजनीतिक होते तो ये महादशा कारक होती, चूँकि व्यापारी हैं तो ये महादशा इनके लिए मारक होगी। अब ये महादशा इनके लिए बहुत ठीक नहीं रहेगी, और जहाँ जहाँ इस तरह से राज सत्ता से टकराने का जब जब प्रयास करेंगे, चाहे छोटे देश हों, वहाँ इनको मुँह की खानी पड़ेगी। और यदि हम महादशाओं में देखते हैं, मोदी जी की महादशा में भी मंगल चल रहा है और मंगल इनका शत्रुअंता योग वाला है, तो 2021 से 2028 तक इनका मंगल, यह मंगल किसी भी प्रकार के शत्रुओं को नहीं जीतने देगा और ऐसे व्यक्ति के शत्रु अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, ऐसा नरेंद्र मोदी जी की कुंडली कहती है। तो मित्रों, यह था मेरा एक तुलनात्मक अध्ययन जॉर्ज सोरोस जी का और मोदी जी का। और ज्योतिष के विद्यार्थियों को मुझे लगता है ये बहुत काम का रहेगा, क्योंकि तुलनाएं कैसे होती हैं, क्या होता है, ये जानकारी आपको ग्रंथों में किसी में एक पन्ना मिलेगा, किसी में कुछ मिलेगा। मैंने प्रयास किया है आपको सारी जानकारी उपलब्ध कराने का। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। चैनल यदि अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप क्या जानना चाहते हैं ये भी आप मुझे सजेस्ट करें। अब नए विषय के साथ फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।